नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आजकल अगर आप अखबार उठाएंगे या चैनल देखेंगे तो आपको हर जगह दिखेगा कि कहीं आम आदमी पार्टी तोड़ी जा रही है, कहीं जनता दल को कमज़ोर किया जा रहा है, कहीं शिवसेना को तोड़ दिया गया है और कहीं पर एक आध सरकारें ही गिरा दी गई। अब ऐसा लगेगा जैसे गुजरात लॉबी प्रदेश सरकारों के पीछे पड़ गई है हाथ धोकर। लेकिन अगर इससे अलग हटकर एक बिग पिक्चर अगर आप देखना चाहें, एक बड़ी तस्वीर देखना चाहें, तो गुजरात लॉबी का असली खेला सामने आता है। और ये खेला ये है मोदी और अमित शाह का कि एक तरफ मोदी और शाह रीजनल पार्टी, क्षेत्रीय दलों को खत्म करना चाहते हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस को खत्म करना चाहते हैं। यानी क्षेत्रीय दल मुक्त भारत और कांग्रेस मुक्त भारत, यानी विपक्ष मुक्त भारत। और तब ऐसी स्थिति में सिर्फ एक पार्टी बचती है, वन एंड ओनली बीजेपी, जो आज की तारीख में अमित शाह और नरेंद्र मोदी के हाथ में है। और शायद यही गुजरात लॉबी का अल्टीमेट गोल है। अब दोस्तों, मार्केट में, बाजार में, सड़क से लेकर संसद तक लोगों का परसेप्शन यह है कि पूरा देश इस समय बीजेपी के कब्जे में, लेकिन ऐसा है नहीं। अगर ये आप भारत का राजनीतिक नक्शा देखें, 2019 का है, दिसंबर का, तो आप देखेंगे कि बीजेपी सिर्फ कुछ ही पॉकेट्स में आपको दिख रही है। और ये जो ग्रे कलर है, ज़्यादातर ये जो ग्रे कलर है, इसमें या तो कांग्रेस की सरकार है, जैसे छत्तीसगढ़, उस वक्त मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, और अगर आप कर्नाटक का भगवा हटा दें तो वहाँ भी कांग्रेस की सरकार थी, और कुछ ऐसे प्रदेश जहाँ पर कांग्रेस की साझे में सरकार थी, और बाकी रीजनल पार्टीज थी। तो ये नक्शा क्लियर करता है, ये जताता है, जाहिर करता है कि मोदी और शाह को इस बात का इल्म था, एहसास है कि अगर दिल्ली पर राज करना है तो नेशनल लेवल पे, राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस को हर जगह कमजोर करना पड़ेगा, कांग्रेस को नेस्ता नाबूद करना पड़ेगा। और इसीलिए बार बार संसद से लेकर सड़क तक अपनी रैलियों में मोदी ने एक ही बात कही, कांग्रेस मुक्त भारत, कांग्रेस मुक्त भारत। उसके पीछे यही सोच थी, कांग्रेस को, जो सबसे पुरानी पार्टी है, जिसके फुटप्रिंट्स पैन इंडियन है, उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। और जिस समय भाजपा के चाणक्य अमित शाह ने कांग्रेस के बड़े नेताओं की घेराबंदी शुरू करी, इत्तेफाक से उसी दौर में कई नेता, कांग्रेस के कई पुराने नेता, राहुल गांधी के मिजाज से, उनकी स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग से खुश नहीं थे। किसी को राज्यसभा नहीं मिली, किसी को मन मुताबिक असाइनमेंट नहीं मिला। लिहाजा कांग्रेस के भीतर टॉप लीडर्स ने एक G23 ग्रुप बना लिया। आप यूं कह सकते हैं, एक रेबेल ग्रुप, एक बागियों का ग्रुप बन गया। और इन्हीं बागियों के गिरोह को चाणक्य ने दाना डालना शुरू किया, और उनके ट्रैप में सबसे पहले फंस गए कैप्टन अमरिंदर सिंह। जी हाँ, पंजाब के उस वक्त के मुख्यमंत्री कांग्रेस के। और उनके पीछे जो इस तरह से हवा देनी शुरू करी अमित शाह ने, वो टूटे, कांग्रेस बिखरी पंजाब में। अमरिंदर सिंह ने एक पार्टी बना ली जिसको बीजेपी का सपोर्ट किया गया, हुआ कुछ नहीं, मिला कुछ नहीं। लेकिन हाँ, कांग्रेस पंजाब में बिखर गई। और ऐसा ही ऑपरेशन उन्होंने गुलाम नबी आज़ाद के साथ शुरू किया। मोदी जी ने तारीफों के पुल बांध दिए, पद्म भूषण जैसे इनाम दे दिए, उससे नवाज दिया। गुलाम नबी आज़ाद और उनके साथ भी कई नेता थे जो धीरे धीरे बीजेपी की तरफ ऐसा लगने लगा कि सरकते जा रहे हैं। अब ये खेल बड़ा बारीक था दोस्तों, बड़ा बारीक खेल था, बड़े करीने से रफू कर रहे थे अमित शाह। लेकिन इस बार राहुल गांधी समझ गए थे, भांप गए थे कि क्या होने जा रहा है। दरअसल झटका तब लगा चाणक्य को, अमित शाह को, जब उन्हें अचानक एहसास हुआ कि राहुल गांधी 2022 में पप्पू नहीं रहे। अब दोस्तों, आज मैं बहुत कुछ आपको बताने जा रहा हूं। वो बातें जो अमूमन आप गोदी मीडिया में, गोदी अखबारों में आपको ना देखने को मिलती हैं, ना पढ़ने को मिलती हैं। सिर्फ एक पक्ष तस्वीर का आता है, आपको पता ही नहीं लगता कि दूसरी तरफ क्या हो रहा है। मैं उस पर भी आऊँगा और मैं ये भी बताऊँगा कि ये जो दो तरह के
ऑपरेशन लोटस शुरू किए, एक रीजनल पार्टी को लेकर, एक कांग्रेस को लेकर, इसकी इतिश्री क्या होगी? 2024 में इसका इम्पैक्ट क्या होगा? क्या मोदी को फ़ायदा होगा? तीसरी बार वो प्रधानमंत्री की शपथ ले लेंगे, या फिर मोदी की नाव गहरे पानी में फंसती हुई दिख रही है? ये भी एक फैक्ट है। मैं सब पर आऊँगा, लेकिन मैं चाहता हूँ पहले ज़रा कांग्रेस के उन दिग्गजों की बात कर लें जो गोदी मीडिया के एंकरों की तरह मोदी जी की गोद में बैठे हुए हैं। तो ये चार्ट आप देखिए, कुछ तस्वीर साफ होगी, फिर आगे बढ़ते हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह के बारे में बता चुका हूं कि इन्होंने एक अपनी पार्टी बनाई, बीजेपी का सपोर्ट था, पंजाब में कांग्रेस को कमज़ोर करना था, मकसद सफल हुआ अमित शाह का। लेकिन अमरिंदर सिंह फेल हो गए, पार्टी फ्लॉप हो गई। अब गुलाम नबी साहब आए हैं और ये भी एक अपनी पार्टी बनाने जा रहे हैं। बीजेपी की कोशिश ये है कि जो कश्मीर है वहाँ पर गुलाम नबी आज़ाद अपनी एक पार्टी बनाएं। सारी फंडिंग आपको पता है कहाँ से होगी, कौन करेगा। उसके बाद अगर 2-3 विधायक गुलाम नबी की पार्टी को मिल गए कश्मीर में, तो जम्मू में एक अच्छी खासी संख्या है, परिसीमन के बाद बीजेपी की रहेगी। और महबूबा को छोड़ के, उमर अब्दुल्ला को छोड़ के गुलाम नबी आज़ाद के साथ मिलकर बीजेपी जम्मू कश्मीर में फिर सत्ता में आना चाहती है। देखते हैं गुलाम नबी आज़ाद सफल होते हैं या उनका हश्र भी बीजेपी के सपोर्ट से वही होता है जो कैप्टन अमरिंदर सिंह का हुआ था। बात करते हैं दो और नेताओं की, मनीष तिवारी और आनंद शर्मा। अब इनको भी कहीं ना कहीं परेशानी है राहुल गांधी से, इनको भी बीजेपी का सपोर्ट मिल सकता है, क्योंकि मनीष तिवारी अमरिंदर सिंह के चेले हैं और आनंद शर्मा जो हैं आज की तारीख में गुलाम नबी आज़ाद के साथ एक ही थाली में खाना खाते हैं। तो इसलिए बीजेपी का सपोर्ट मिल सकता है। लेकिन 3 और नेता हैं, जैसे कपिल सिब्बल, ये भी G23 के नेता थे। इन्होंने कहा मैं बीजेपी में नहीं जाऊंगा, विचारधारा को लेकर कमिटेड थे। इंडिपेंडेंट एमपी बने, अखिलेश यादव ने सपोर्ट किया। भूपेंद्र हुड्डा इस G23 से बाहर निकल आए हैं, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा और उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा आज की तारीख में हरियाणा में वो कुव्वत रखते हैं कि खट्टर की सरकार भी बदल सकते हैं। तो भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा, इनमें पोटेंशियल देखा राहुल गांधी को, इनको अपने साथ ले लिया है। और शशि थरूर जो केरल में हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, बढ़िया अंग्रेज़ी के ओरेटर हैं, इनको भी राहुल गांधी ने कहीं ना कहीं एक्सेस दे रखी है। तो G23 को राहुल गांधी ने तोड़ दिया, जिसको लेकर अमित शाह कांग्रेस पर सर्जिकल स्ट्राइक करना चाहते थे। और जो दगे कारतूस थे उन्हीं को चाणक्य को सौंप दिया है राहुल गांधी ने। अब जिक्र अगर गुलाम नबी आज़ाद का हो ही गया है, तो गुलाम नबी साहब जो कहीं ना कहीं आज उनका जो अक्स है वो वैसा ही है जैसे किसी गोदी मीडिया के एंकर का होता है, जो गोदी में बैठकर गोदी सरकार की बात करता है। लेकिन गुलाम नबी साहब ने जो चिट्ठी लिखी, जिसे बड़ा ऐतिहासिक बताया जा रहा है, गोदी मीडिया कह रही बड़ी ऐतिहासिक चिट्ठी लिखी है, उस चिट्ठी में उन्होंने कुछ आरोप लगाए हैं राहुल गांधी पे। मैं उनका जिक्र कर देता हूँ, फिर मैं अपनी कहानी को आगे बढ़ाता हूँ। पहला उनका आरोप है राहुल गांधी पे कि इनकी बच्चों जैसी प्रवृत्ति है। वो 2014 का जिक्र कर रहे हैं, मैं 2022 का जिक्र कर रहा हूँ। एक और उनका आरोप है कि सीनियर नेताओं की सलाह नहीं मानते राहुल गांधी। तीसरा आरोप कि अनुभवहीन चापलूसों से घिरे, यानी ऐसे चापलूसों से घिरे हुए हैं जिन्हें सियासत का तजुर्बा कम है और वो गलत राय देते हैं राहुल गांधी को। और चौथा, गुलाम नबी ने कहा कि हड़बड़ाहट में उन्होंने, जैसे हिट विकेट कोई हो जाता है, उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष पद राहुल गांधी ने छोड़ दिया। ये उन्होंने जो है वो आप कह सकते हैं कि कमियां निकाली हैं राहुल गांधी की। एक चीज़ और उन्होंने कहा कि 2014 इसलिए कांग्रेस हार गई क्योंकि राहुल गांधी ने जिस अंदाज से, जो उन्होंने उस वक्त पूरी की पूरी मनमोहन कैबिनेट को क्रिटिसाइज़ किया था, उसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। तो देख लेते हैं एक बार। अब क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद साहब ने जिक्र किया है, आरोप लगाए हैं, तो मैंने आज कई कांग्रेस के रिपोर्टर से बात करी, मैंने आज कुछ कांग्रेस के नेताओं से भी बात करी, सांसदों से भी बात करी, कुछ ऐसे संपादक जो पिछले 25-30 साल से कांग्रेस कवर कर रहे थे, उनकी भी मैंने इनपुट्स ली कि आखिर एक बार ये तो तय कर लें कि राहुल गांधी के प्लस और माइनस पॉइंट क्या है, ये तो देख लें।
दोस्तों, राहुल गांधी की जो स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है, उनका जो कैरेक्टरिस्टिक है, कैसे ऑपरेट करते हैं, उनके प्लस माइनस क्या हैं, बड़ी शिद्दत से, बड़ी मेहनत से मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। और अमूमन निष्पक्षता और अनबाइस तरीके से ये असेसमेंट आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि जो हमारे यहाँ जो गोदी मीडिया के सुपारी एंकर्स हैं, सुपारी लेकर सत्ता की, उनका सिर्फ एक ही मकसद होता है, राहुल गांधी को किसी तरह से, जिस तरह से 2014 में पप्पू साबित किया था, उसी तरह पप्पू साबित करो, डिसक्रेडिट कर दो, खारिज कर दो। मैं इसीलिए एक निष्पक्षता के साथ ये असेसमेंट लाऊं। हो सकता है कुछ चीज़ें आपको अच्छी लगें, कुछ चीज़ राहुल गांधी को भी बुरी लगें, लेकिन मैंने कोशिश करी है निष्पक्ष होने की। तो पहले माइनस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में राहुल गांधी साहब लेस प्रैक्टिकल है। यानी जो तिगड़म लगाने की ज़रूरत होती है, जो तेजस्वी भी तिगड़म लगाते हैं, नीतीश भी लगा देते हैं, कहीं ना कहीं अमित शाह तो 24 घंटे लगाते हैं, वो जो तिगड़म का खेल है, वहाँ पर थोड़ा सा राहुल गांधी कमज़ोर हैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में, चुनावी राजनीति में। दूसरा, कमिटमेंट ओरिएंटेड हैं, फ्लेक्सिबल नहीं है। कमिटमेंट ओरिएंटेड का मतलब है कि अगर एक बार कुछ उन्होंने कह दिया तो फिर उससे पीछे नहीं हटते, बहुत कमिटेड हैं अपने वर्ड्स को लेकर, अपनी बातों को लेकर। और मोदी जी जैसे पीछे हट जाते हैं, चाहे आप काला धन को देख लीजिए, चाहे आप बैंक, जिन लोगों ने लूट लिया उनके साथ मोदी जी का जो सलूक रहा 2014 और 2020 में, उसको आप देखिए तो लगेगा कि मोदी जी जहाँ पर पार्टी को कामयाबी मिल रही है, जहाँ उनका मकसद हल हो रहा है, वहाँ वो फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। लेकिन राहुल गांधी जहाँ अपना उल्लू सीधा भी कर सकते हैं, वहाँ भी वो फ्लेक्सिबल नहीं होते, तो थोड़ा रिजिड है, लेट डिसीजन लेते हैं। अमित शाह की तरह सर्जिकल स्ट्राइक नहीं करते, लेट डिसीजन लेते हैं और कभी कभी बहुत ज़्यादा डिस्कशन करते हैं। किनसे डिस्कशन करते हैं मैं उस पर भी आऊँगा, ओवर थिंकिंग आप कह सकते हैं। और इसलिए देर से अगर आप डिसीजन लेंगे राजनीति में, आज की राजनीति में, मोदी के दौर की राजनीति में, तो फ़ायदा कम नुकसान ज़्यादा होगा। लैक ऑफ कंटिन्यूटी, लैक ऑफ कंटिन्यूटी मतलब एक स्थिरता की जो बात है कि 24 घंटे एक, जिसे कहते हैं कि होल टाइम पॉलिटिक्स, उसकी जगह कभी कभी एक पब्लिक में परसेप्शन बना दिया गया है कि पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करते हैं, जो थोड़ा सा उनके लिए आप कह सकते हैं एक नेगेटिव एक्सपेक्ट है, सीरियस नहीं लेते लोग। एक और पॉइंट, सेंटर टू लेफ्ट आइडियोलॉजी। जिस वक्त मुल्क पूरी तरह से आप कह सकते हैं प्रचंड हिंदुत्व वेग में जा रहा है, वो लेफ्ट होते चले जा रहे हैं। और ऐसे में जो हिंदू मेजॉरिटी है, जो मार्क टूली बीबीसी के रिपोर्टर रहे बड़े चर्चित, उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी को मेजॉरिटी पॉलिटिक्स भी करनी होगी। वो जो मेजॉरिटी पॉलिटिक्स है, जिसको लेकर योगी जी कहते हैं 80 बनाम 20, तो 80 छोड़ के अगर आप 20 में फंसेंगे, सिर्फ 20 में फंसेंगे, तो जाहिर तौर पर इलेक्टोरल विक्ट्री मिलना मुश्किल है। संख्या बल के हिसाब से आपकी चाल गलत हो सकती। और ऐसे में अगर आप राजीव गांधी को देखें, राजीव गांधी थोड़ा सा सेंटर राइट थे। मैं बहुत विस्तार से नहीं जाना चाह रहा हूँ, लेकिन राजीव गांधी, नरसिम्हा राव, उसके बाद में मनमोहन सिंह में भी आपको हल्का सा सेंटर टू राइट मिलेगा। लेकिन राहुल एक्सट्रीम लेफ्ट पर कभी कभी चले जाते हैं। और इसकी वजह से वो जो एक मेजॉरिटी पॉलिटिक्स है, जिसको आज की तारीख में अपनी ताकत बना दिया है मोदी ने, शाह ने, उसको टैकल करना, उसको कन्फ्रंट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब राहुल गांधी के बारे में अगर माइनस पॉइंट्स हैं तो प्लस पॉइंट्स का भी हमें जिक्र करना चाहिए। और एक चीज़ मैं यहाँ कहना चाहूँगा, साफ करना चाहूँगा कि भले ही वो 2024 के फाइनल में मोदी के चैलेंजर ना हो, चैलेंजर हो सकता है कोई नीतीश कुमार हो, कोई और हो, लेकिन राहुल गांधी को घटाकर मोदी की आप कह सकते हैं गद्दी को हिलाया नहीं जा सकता। तो कहीं ना कहीं अगर बीजेपी 272 से कम आ रही है या आ सकती है 2024 में, बिना कांग्रेस के ये मुमकिन नहीं है। तो एक सेंट्रल स्टेज फिगर राहुल गांधी रहेंगे, इसमें कतई कोई संशय नहीं। प्लस पॉइंट्स देखते हैं। पहला पॉइंट देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि नेशनल हेराल्ड की बात होगी, लेकिन नेशनल हेराल्ड एक आप कह सकते हैं कि एक अलहदा मामला है, मसला है। वो कांग्रेस का अखबार था, घाटे में चल रहा था, हज़ारों पत्रकार जो थे उनको तनख्वाह नहीं मिल रही थी, किसी को पेंशन नहीं मिल रही थी। उसके लिए पैसे का अरेंजमेंट किया गया कांग्रेस पार्टी ने, और उसी को लेकर आप कह सकते हैं कि सुब्रमण्यम स्वामी ने
कहीं ना कहीं कुछ फॉल्ट लाइंस पकड़ी, टेक्निकल फॉल्ट लाइंस। लेकिन ये एक पर्सनल मैटर नहीं है कि राहुल गांधी ने कोई होटल खरीद लिया या राहुल गांधी ने कोई पैसे स्विस बैंक में जमा करा दिए। ये इंटरनल पार्टी मैटर है और इसीलिए मैं इसको तवज्जो नहीं दे रहा हूँ। पहला पॉइंट, वन ऑफ द मोस्ट ऑनेस्ट, आज की तारीख में जहाँ अडानी अंबानी सरकार चला रहे हो, जहाँ कॉरपोरेट सरकार चला रहा हो और न खाऊंगा न खाने दूं, पूरी तरह से ये बात एक्सपोज हो चुकी हो, वहाँ पर एक व्यक्ति है जो अडानी और अंबानी को ललकारने की हिम्मत रखता है और यही सबसे बड़ा पैरामीटर है उनकी ईमानदारी को चेक करने का। स्ट्रेट फॉरवर्ड है, साफ बात करते हैं, डरते नहीं। पॉइंट नंबर 2, रेडी टू लर्न। अब चाहे वो कोविड हो, चाहे वो लॉकडाउन हो, चाहे वो आर्थिक विषय हो, चाहे वो हार्वर्ड का प्रोफेसर है, चाहे वो स्टैनफोर्ड का प्रोफेसर है, खुले हम सीधे बात करते हैं, ऑक्सफोर्ड जाते हैं और अगर कोई भी प्रेस वार्ता हो जाए एट रैंडम, बिना कहे उनको माइक घेर लें, वहाँ भी बात करते हैं, सबसे बात करते हैं और हमेशा कहीं ना कहीं किसी से कुछ सीख रहे हैं। रेडी टू लर्न एक अच्छी बात है। नंबर 3, लेस ऑन कॉम्प्रोमाइज़, जल्दी समझौता नहीं करते, इस वजह से उनकी एक ट्रस्ट वैल्यू है। अगर उन्होंने कह दिया कि भाई आपको हम टिकट देंगे तो फिर टिकट देंगे वो, भले ही कांग्रेस का जितना भी नुकसान हो जाए। तो जो डिसीशंस लेते हैं पार्टी के भीतर, उसके साथ वो रहते हैं, तो एक ट्रस्ट वैल्यू है। अगेंस्ट क्रोनी कैपिटलिज्म, और एक दौर में पूरे दुनिया भर में जहां डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड जो सरकारें हैं वो कहीं ना कहीं बड़े बड़े उद्योगपतियों के आगे नतमस्तक हो रही, भारत में नहीं, रूस में भी और भी जगह, वहाँ पर क्रोनी कैपिटलिज्म के अगेंस्ट है। यानी आप ये कह सकते हैं कि कॉरपोरेट की मोनोपोली ना हो, इसके अगेंस्ट है वो। प्रो फेडरल स्ट्रक्चर है और राज्य सरकार है जिनका दमन हो रहा है, मोदी और शाकिर, वहाँ पर वो राज्य सरकारों को तरजीह देते हैं। जैसे भूपेश बघेल है या फिर आप कह सकते हैं अशोक गहलोत हैं, या उससे पहले और भी उनकी जो साझे में सरकारें चल रही हैं, फ्रीडम देते हैं और फेडरल स्ट्रक्चर में राज्य और केंद्र, इस स्ट्रक्चर में उसका वो सम्मान करते हैं। और छठा, बिग हार्ट व्हेन इट कम्स टू पावर शेयरिंग, दिल वाकई बड़ा है। 2 बार प्रधानमंत्री का उनको ऑफ़र मिला था, मनमोहन सिंह ने खुद दिया था, वो चाहते कुछ भी कर सकते थे, लेकिन जब जो आदमी प्रधानमंत्री के ऑफ़र को 2 बार ठुकरा सकता हो तो आप समझ सकते हैं दिल कितना बड़ा होगा। जहाँ प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए लोग मरे जा रहे हैं, लोग संविधान की ऐसी तैसी कर रहे हैं, पूरी मीडिया खरीद रहे हैं, झुके जा रहे हैं, वहाँ पर एक व्यक्ति ऐसा भी है जो 2 बार ठुकरा भी चुका है। ये एक फैक्ट है और हो सकता है कि इसी वजह से वो नीतीश कुमार को आगे बढ़ाते हैं। दिल बड़ा है, अब नतीजा बड़ा होता है कि नहीं देखना होगा। दोस्तों, राहुल गांधी की बात चली रही तो मुझे लगा कि आज ये मसला भी निपटा देते हैं। उन पर आरोप लगते हैं इनर सर्कल के, कि उनका एक इनर सर्कल है जिसका जिक्र गुलाम नबी ने भी किया और भी कई नेता कांग्रेस में उसका जिक्र कर चुके हैं। एक बार इनर सर्कल देख लेते हैं। इनर सर्कल जो उनका है, यानी जो उनकी किचन कैबिनेट आप कह लीजिए, जो उनका अंदर का घेरा है, वो मैंने 2 जगह स्प्लिट किया, एक पॉलिटिकल साइड, एक ऑफिस की साइड। पॉलिटिकल साइड में आप देखें तो केसी वेणुगोपाल वो जनरल सेक्रेटरी, वही सर्वे सर्वा हैं। अजय माकन दिल्ली के बड़े नेता, वो भी उनके आप कह सकते हैं रणनीतिकार हैं, सलाहकार हैं। आजकल जयराम रमेश, एक बहुत सुलझे हुए एक काबिल नेता आप कह सकते हैं, ईमानदार नेता जयराम रमेश, वो भी राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं और काफ़ी सलाह देते हैं, रोज़ उनकी बात होती जयराम रमेश से। और रणदीप सुरजेवाला तो हैं खैर, जिनको थोड़ा सा उन्होंने साइडलाइन किया। तो ये अगर आप देखें, और भी कई लोग हैं, मैंने सिर्फ 4 ही आदमी गिनाए। इसी तरह से अगर आप ऑफिस साइड में आएंगे तो सुनील कानूगोलू, अब ये नया नाम आपने सुना होगा, ये कानूगोलू कौन है? ये बेसिकली इलेक्शन स्ट्रैटेजिस्ट हैं और इलेक्शन के मामलों में राहुल गांधी को सलाह देते हैं। केबी बैजू, ये एक स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप में राहुल गांधी के समय में थे और वो एसपीजी छोड़ के राहुल गांधी के आप कह सकते हैं कि एकदम सबसे खास पर्सनल लेवल पे कौशल विद्यार्थी हैं। सचिन राव हैं, सचिन राव भी उनकी ट्रेनिंग एस्पेक्ट्स देखते हैं और अलंकार हैं। इस तरह के ये कुछ नई उम्र की आप कह सकते हैं लोग हैं जो राहुल गांधी के पर्सनल आप कह सकते हैं स्टाफ कह लीजिए, या उनका जो ऑफिस है वो चलाते हैं। अब इन पर आरोप ये लगते हैं कि साहब जब किसी को अपॉइंटमेंट नहीं मिलता, किसी को एक्सेस नहीं मिलता, तो कोई अलंकार को, कोई कैलाश विद्यार्थी को, कोई बैजू को उसकी आलोचना करता है। बहरहाल
ये उनका इनर सर्कल है। अब ये कितना घातक है इस पर फिर कभी बनाएंगे, या कितना फ़ायदेमंद है। मुझे लगता है कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स और जनता को इस इनर सर्कल से इतना मतलब नहीं है। जिस दिन ये डिलीवर करने लग जाएगा तो लोग भूल जाएंगे। दोस्तों, कांग्रेस की थोड़ी बहुत कहानी तो आपने अंदर की समझ ही ली, राहुल गांधी की भी समझ ली और उन बागियों की भी समझ ली जो कांग्रेस को किसी की शय पर कमज़ोर करना चाहते थे। लेकिन बड़ा सवाल क्या है? बड़ा सवाल ये कि 2024 में राहुल गांधी का प्लान क्या है? क्या वो अकेले दम पर चैलेंज देंगे नरेंद्र मोदी को? क्या वो कांग्रेस को रिवाइव करेंगे भारत जोड़ो यात्रा के दौरान? काडर को यूनाइट करेंगे और तकरीबन 100-150 सीटों पे मजबूती से लड़ेंगे जहां पर कांग्रेस जीत सकती है। उस ज़मीन को सींचेंगे वो, जहां वोट मिल सकते हैं पार्टी को। या फिर नीतीश कुमार को आगे कर देंगे, हिंदी पट्टी का एक बड़ा नेता, ईमानदार नेता, मोदी को चुनौती देने वाला नेता, निष्कलंक नेता, समाजवादी नेता, और जाहिर तौर पर जो राहुल गांधी और सोनिया गांधी की सहमति से कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार चला रहा है, जिसमें आरजेडी और जेडीयू प्रिंसिपल पार्टनर्स हैं, लेकिन कांग्रेस भी उसमें है। सवाल इस बात का है कि सितंबर में जब नीतीश कुमार पटना से निकलेंगे और इधर राहुल गांधी निकलेंगे, तो क्या ये दो छोर राजनीति के, एक पटना से और एक दिल्ली से, क्या इनकी कहीं ना कहीं मुलाकात होगी, कोई संगम होगा? और क्या एक ऐसी स्ट्रैटेजी है? मुझे लगता है, जो मेरी कुछ लोगों से बातचीत हो रही है, राहुल गांधी ने, आप कह सकते हैं, शुरुआती इशारा तो किया है, संकेत तो दिए हैं कि उन्हें कोई भी परहेज नहीं है, उन्हें कोई गुरेज नहीं है। वो चाहते हैं कि अगर माहौल दिखा नीतीश कुमार के पक्ष में, तो राहुल गांधी नीतीश कुमार को प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बनाने से पीछे नहीं हटेंगे। अब देखना यह है कि ये जो हुक्म का इक्का है नीतीश कुमार, क्या इस इक्के का इस्तेमाल राहुल गांधी करेंगे? क्योंकि नीतीश कुमार की तो अंतिम पारी है, राहुल गांधी की अभी भी शुरुआत होना बाकी है। उनके पास एक लंबा कैरियर है। नीतीश कुमार की जो आखिरी पारी है, तेजस्वी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, नवीन पटनायक, टीआरएस, इन सबके साथ मिलकर क्या राहुल गांधी सपोर्ट करेंगे? और अगर ऐसा होता है तो जाहिर तौर पर एक बात तो साबित होगी जो मैंने आपसे कही थी कि इस नेता का, भले ये इसको लोग पप्पू कहें, इसका दिल बड़ा है और गुजरात लॉबी से कहीं बड़ा दिल है। और ये जो बड़ा दिल है, आज के दौर में नेता का बड़ी मुश्किल से मिलता है बड़ा दिल। बहरहाल, ये आज की कहानी थी, आज का वीडियो था। पसंद आए तो लिखिए, ना पसंद आए तो क्यों नहीं आए वो भी लिखिएगा। लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि ये अभी एक डेवलपिंग स्टोरी है। अभी तो एक आगाज़ शुरू हुआ है 2024 की जंग का। आगे आगे क्या होता है ये देखना होगा, और सिर्फ देखना ही नहीं होगा, सही बात आपको बतानी होगी, आप तक पहुँचानी होगी। क्योंकि फैसला तो मैंने कल भी कहा था, आपको ही लेना है। मैंडेट तो आपका है, वोट अधिकार आपका है, सरकार आपको बनानी है या गिरानी है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि तथ्यों को सही तरह से देखें, विकेट को सही तरह से रीड करें, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको विकेट की एकदम सटीक खबर दूं, सटीक इनपुट दूं कि वाकई हो क्या रहा है। जो दिख रहा है गोदी मीडिया के चैनल में या गोदी मीडिया के अखबारों में, उसके बियॉन्ड, उसके परे असली तस्वीर क्या है, बिग पिक्चर क्या है, यही मेरी कोशिश है। और इसलिए एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि आपके कमेंट्स का मैं हमेशा एहतराम करता हूँ, उनको पढ़ता हूँ, उनसे बहुत कुछ सीखता हूँ, समझता हूँ। वही इनपुट है मेरे लिए, और इसलिए कमेंट देने में बिल्कुल भी कोताही मत करिएगा। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब करिए, दोस्तों से कहिए कि वो चैनल सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करिए, क्योंकि बेल आइकन अगर आप क्लिक करेंगे तो नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, वीडियो सबसे पहले मिलेगा। तो आज बस इतना ही, मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।